हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अलका पांडे। आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर 6 जो कि लाइफ प्रोसेसेस है उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस लेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चंस पेज 95 पे हैं हम उनको लेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। तो हमने मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पहले पढ़ा हुआ है। व्हाट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज व्हिच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, while the multicellular organisms are made up of 2 or more cells, in which a group of cells differentiate to perform a specialized function. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए कोई अलग से ऑर्गन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनकी एंटायर बॉडी जो कि एक सिंगल सेल होती है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती है अपने एक्सटर्नल सराउंडिंग्स के। Whereas in case of multicellular organisms, the body formation becomes more complex and as well as the size of the body becomes larger. इसलिए not all the cells of the body are in direct contact with the external environment. इसके अलावा जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की होती है वो भी हायर होती है। Thus, a simple diffusion, which is a slow process, cannot cater the needs of oxygen of all the cells in the multicellular organism. Therefore, diffusion is insufficient to meet the requirements of the multicellular organisms, including the human beings. Coming to the next question, what criteria do we use to decide whether something is alive? तो जब हम किसी चीज को ये देखते हैं कि whether it is alive or it is lifeless, तो सबसे पहली थॉट हमारे अंदर आती है कि मूवमेंट हो रहा है या नहीं। If something is moving, which means it is alive, and if something is stationary, it is not alive, it is lifeless. But this is not correct, because as we see in case of plants and trees, they are not moving, they are not showing any they are not showing any displacement, still they are alive. तो बेसिकली हमें ऐसे क्राइटेरियाज फाइंड आउट करने हैं जो कि हमें हेल्प करें अलाइव और लाइफलेस थिंग्स के बीच में क्लियरली डिस्टिंग्विश करने में हमको हेल्प करें। तो अब हम देखते हैं कि लिविंग बीइंग्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है। कोई भी लिविंग बीइंग्स जो होंगी उनकी अपनी एक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि वो फूड लेंगे। दूसरा, दे विल बी रेस्पिरेशन होगा उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन जैसी प्रोसेसेस भी होंगी। उसके अलावा वो रिप्रोड्यूस करेंगे टू इंक्रीज देयर प्रोजेनी नंबर। तो ये सारी ही लाइफ प्रोसेसेस जो है वो लिविंग बीइंग्स में जरूर प्रेजेंट होंगी, और ये सारी ही प्रोसेसेस नॉन लिविंग्स में नहीं होती है। दे आर नॉट शोन बाय द नॉन लिविंग थिंग्स। Thus we can say that the presence and normal functioning of all these life processes is the criteria which decides whether something is alive or not. Coming to the next question, what are outside raw materials used for by an organism? Now we know that all the living organisms, their body requires to be maintained and it grows continuously. अब बॉडी के मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए एसेंशियल होती है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस की फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है एनर्जी, और वो एनर्जी कहाँ से आती है? दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम द एक्सटर्नल सराउंडिंग्स, एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अब ये जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी या रॉ मटेरियल्स जिनको हम कह सकते हैं, ये वैरी करते हैं ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स से फॉर इंस्टेंस इन प्लांट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है जो कि फोटोसिंथेसिस होती है, विच वी ऑल आर वेरी वेल अवेयर अबाउट। पूरी की पूरी बायोस्फीयर हमारी इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे डिपेंडेंट होती है अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो इस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, and this process occurs in the presence of sunlight. So these are the raw materials which are required by this process.
अब हम क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि इन रॉ मटेरियल्स को बॉडी में कैसे यूज होता है। तो इन रॉ मटेरियल्स यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करते हुए प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे प्रिपेयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और ग्लूकोज। ऑक्सीजन इज a byproduct of this process. So this is how plants are using their raw materials which they acquire from the external environment. Now let's come to the animals. Animals किन raw materials का use करते हैं? Animals को अपने food के लिए, अपने nutrition के लिए food चाहिए होता है. So they acquire food from the external environment. And this food contains carbohydrates, proteins, fats, minerals and vitamins. Apart from food, the other raw materials which are required by the animals are water and oxygen. अब इन raw materials का use animals में किस प्रकार से होता है? इन raw materials की processing animal body के अंदर होती है, in which the digestive system and respiratory system play a key role and produce energy which is required by various functions of the animal body. So this is how the raw materials are used by the living organisms. So now we come to the next question. Question number 4. What does it say? What processes would you consider essential for maintaining life? अब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए वेरियस लाइफ प्रोसेसेस कितनी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हमने तो ये भी देखा है कि द प्रेजेंस ऑफ दीज लाइफ प्रोसेसेस only ascertain that something is alive or something is lifeless. तो ये जो living life processes हैं, they are very essential for living organisms. All these life processes, whether it is nutrition, respiration, transportation, excretion, reproduction, and coordination and control, all these processes are essential for the maintenance of life because इनकी absence में life cannot exist. All these processes, again I am saying that all these processes are required to sustain life. Therefore, we can say that all the life processes are required to sustain life and are very essential for the maintenance of life. आइए next अब हम उन in-text questions को लेते हैं जो पेज नंबर 101 पर हैं। तो सबसे पहला question number 1. What are the differences between autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition? अब autotrophic nutrition जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि autotrophic nutrition, auto means self, स्वयं, यानी जो ऑर्गेनिज्म स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं या जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से भोजन स्वयं बनता है, ऑर्गेनिज्म भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। उसकी दूसरी तरफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरो मीन्स दूसरे पे निर्भर होना, जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट विल बी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो पहला डिफरेंस ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होगा कि इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिजम्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, whereas in heterotrophic nutrition the organisms cannot manufacture their own food and they depend on other organisms for their nutritional requirement. Second difference जो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बीच में होगा वो होगा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी जो organisms are preparing their own food, which are those organisms are those which are undergoing photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमको पता है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये दूसरा हमारा डिफरेंस होगा कि इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन द इनऑर्गेनिक सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर आर कन्वर्टेड इनटू carbohydrates, that is complex organic substance in the presence of sunlight. Whereas in case of heterotrophic nutrition, no such conversion takes place. They obtain food from the autotrophs and these complex substances are then broken down into simpler forms within the body of the heterotrophic organism. ये हो गया second difference. इसके अलावा डिफरेंस में हम इनके एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं
They are all the green plants which possess chlorophyll, algae, and certain bacteria, etc. And heterotrophic nutrition के examples हैं all the animals, including the human beings and the fungi, etc. Coming to the next question, the question number 2. Where do plants get each of the raw materials required for the photosynthesis? अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस और रॉ मटेरियल्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि प्लांट्स यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट. तो इसमें रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हुए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, in the presence of which the process is taking place. So the first raw material will be taking, that is carbon dioxide. So carbon dioxide is obtained from the atmosphere, that is from the air, and through the stomata which is present in the leaves. We know that in plants the leaves consist of stomata, which is an opening for the air exchange of the air. So the carbon dioxide is obtained from the air through the stomata. The second raw material is water and minerals. So the water and minerals are absorbed, as we know, from the soil through the roots. The roots, they go into the soil and they absorb water and mineral for the plants. The third raw material, that is sunlight, is obviously it's obtained from the sun. So the three raw materials required for photosynthesis, that is CO2 is absorbed from the air, water and minerals are obtained from the soil, and sunlight is obtained from the sun. The next question, question number 3. What is the role of acid in our stomach? Now, in our stomach there is present a concentrated hydrochloric acid. This concentrated hydrochloric acid is secreted by the gastric glands that are present in the stomach. Stomach में जो फूड होता है वो सबसे ज्यादा टाइम के लिए रहता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 4 to 5 hours. तो इतनी देर तक फूड चूंकि स्टमक में रहता है इसलिए जरूरी है कि वो सड़े ना, और ये इंश्योर करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्टमक में प्रेजेंट होता है. सो द हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम रॉटनिंग. ये इसका पहला फंक्शन है. दूसरा फंक्शन ये है कि जब हम फूड खाते हैं तो उसमें जो वेरियस माइक्रोब्स कुछ प्रेजेंट होते हैं उन माइक्रोब्स को भी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल कर देता है, यानी कि इट किल्स द वेरियस माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द फूड दैट वी ईट. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्ले करता है हमारे स्टमक में. क्या होता है कि जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो हमारे स्टमक में स्टार्ट होता है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन प्रोटियोलिटिक एंजाइम नोन एज पेप्सिन. तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम इन द स्टमक, सो दैट which is very essential for this enzyme. This enzyme pepsin acts in the acidic medium and then it converts the proteins into peptones and proteoses. Thus the digestion of protein begins in the stomach with the help of the enzyme pepsin, which acts in a acidic medium created by the hydrochloric acid. So these are the three major functions of hydrochloric acid in our stomach. Next question is, what is the function of digestive enzymes? Now we know that when we eat food and as it passes through the alimentary canal, various digestive enzymes pour in them and mixes with the food, helping in the digestion of the food. So in various organs, various enzymes are poured. Certain enzymes like pepsin, renin, lipase, etc. are some of the few examples of the digestive enzymes. Now these enzymes, digestive enzymes, what they do is they help breaking the complex food substances into smaller and simpler forms so that they can be easily absorbed by the body and they can be transported to the various cells so that the energy can be released. Now we come to question number 5. Question number 5 says, how is the small intestine designed to absorb digested food? Now, हमें पता है कि डाइजेशन होने के बाद
जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो, फॉर मोर एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बड़ा हो। इसके लिए द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज मॉडिफाइड इनटू न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर नोन एज विलाई। दीज विलाई, इनका मेन फंक्शन यही है क्योंकि इनकी ऐसी बनावट होती है कि ये सरफेस एरिया को पूरी तरह से इंक्रीज कर देते हैं। दे इंक्रीज इट मेनी टाइम्स, मेनी फोल्ड्स, so they increase the surface area of the small intestine. So more the surface area, more efficient will be the absorption of the food. In villi के अंदर they are very richly provided with the blood vessels. Highly vascularized structures होते हैं ये, इनमें बहुत सारे blood vessels पाए जाते हैं। इन blood vessels में क्या होता है, the absorbed food is taken by these blood vessels and is carried to the through the bloodstream to the various cells and tissues where energy is produced. Villi also consist of a lymph duct which is known as lacteal, and this lacteal helps in the absorption of the digested fats. Now this, here you can see the figure of a villi. These are the small finger-like projections which are zoomed over here. And these finger-like projections, as we said, have extensive network of blood vessels. You can see here the capillaries, and a large lymph duct which is known as lacteal is also present here. So this is how the villi, they increase the surface area many folds and thus enhance the absorption of the food. अब हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ले लेते हैं जो पेज नंबर 105 पे प्रेजेंट है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, what advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration? Now हमें पता है कि terrestrial organisms ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? From the atmosphere, from the oxygen that is present in the atmosphere. पर terrestrial और aquatic organisms जो हैं, they take up oxygen which is dissolved in the water. For this they have to develop special adaptations first of all. Secondly, चूंकि ऑक्सीजन dissolved in water जो होती है वो इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होती, it is a lesser amount, so they have to breathe very fast in order to take up oxygen. Terrestrial organisms on the other hand take oxygen directly from the atmosphere, और ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है दैट इज फ्रीली अवेलेबल, सो दे डू नॉट हैव टू अडैप्ट एनी स्पेशल evolve any special adaptations, and neither they have to breathe so fast in order to obtain oxygen. So this is how terrestrial animals have an edge as far as breathing is concerned over the aquatic organisms. Let's take the question number 2. What are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? Now, जब हम न्यूट्रिशन के दौरान फूड लेते हैं तो वो फूड डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होकर वेरियस सेल्स में पहुंच जाता है जहां पर उनसे एनर्जी बनती है। नाउ दिस प्रोसेस वैरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हुए ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देते हैं into carbon dioxide and water. Some other organisms utilize some other pathways. पर किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई भी पाथवे होता है तो उसका लेकिन सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विच इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू पायरुवेट विच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल. दिस प्रोसेस occurs in the cytoplasm. So this is the initial step of all the pathways of breaking down of the glucose. Now the pyruvate thereafter, it gets converted into ethanol and carbon dioxide. This process occurs in yeast during fermentation. Since this process is occurring in the absence of oxygen, इस प्रोसेस को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं क्योंकि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है. In another pathway which occurs in mitochondria, the pyruvate is broken down utilizing oxygen.
Now this pyruvate is broken down into carbon dioxide and water. Pyruvate is a 3-carbon compound and it is broken down into 3 carbon dioxide molecules in this reaction. The energy is also released during any kind of respiration, whether it is aerobic or anaerobic, but this energy is in lot more amount during the aerobic respiration as compared to the anaerobic respiration. Now sometimes कभी कभी क्या होता है कि हमें skeletal muscles में there is lack of oxygen. ये किसी rigorous exercise या थकान या hard work की वजह से हो सकता है. उस केस में energy release के लिए pyruvate gets converted into lactic acid. So these are the 3 steps, three ways by which the glucose is broken down to provide energy. So this has been explained already in the flow chart, the aerobic respiration and the anaerobic respiration, which occurs in yeast as well as the skeletal muscles. So next we come to the question number 3. How is oxygen and carbon dioxide transported in human beings? Now, transportation of oxygen and carbon dioxide. सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इनहेलेशन करते हैं. इनहेल करते समय हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, विच रीचेज द लंग्स. लंग्स से वो ऑक्सीजन ट्रांसफर हो जाती है ब्लड वेसल्स में, जहाँ से कि ब्लड उससे ये ऑक्सीजन लेडेड ब्लड जो होता है वो हार्ट पे पहुँचता है और हार्ट उसे पूरे और बॉडी के सेल्स में पंप कर देता है. ये तो एक बेसिक प्रोसेस है, पर वो ऑक्सीजन ब्लड के कौन से पार्ट से में जाता है, किस तरह से ब्लड में कंबाइन होके जाता है, ये हमें देखना है. रेड ब्लड सेल्स में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं. ये दिस हीमोग्लोबिन हैज अ वेरी हाई अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, यानी जैसे ही ऑक्सीजन को देखता है ये उसके साथ एक टेम्पररी बॉन्डिंग बना लेता है. एंड दिस टेम्पररी बॉन्डिंग टेम्परली इट कंबाइंस टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन. अब इसी ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में ये ऑक्सीजन टिश्यूज तक, सेल्स तक पहुंचता है. सेल्स आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन, सो this bonding breaks and oxygen leaves the hemoglobin and it reaches into the cells. The carbon dioxide, coming to the transport of the carbon dioxide. Carbon dioxide is more soluble in water than the oxygen. So what happens is that this carbon dioxide gets dissolved in water and it is transported in this dissolved from the tissues to the blood. And the blood takes this carbon dioxide rich blood will go to the lungs, and there the carbon dioxide diffuses in the lungs and it is exhaled out. Now coming to the fourth question, how are the lungs designed in human beings to maximize the area for the exchange of gases? अब हमारे लंग्स का स्ट्रक्चर हमने देखा था, तो लंग्स में जो ब्रोंकाई होती है फिर वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं, और these small bronchioles then end up in tiny balloon like structures which are known as alveoli. Now the basic function of alveoli in the lungs is similar to the function of villi in the small intestine. The basic function is to increase the surface area. Now since they are so tiny and they are balloon like projections, so they increase the surface area many times of the alveoli. This alveoli is made up of thin moist membranes. अब thin moist membrane होने से क्या फायदा होता है? Thin होने से ये होता है कि जो gases, diffusion of the gases हो रहा है alveoli के surface पे, वो easier हो जाता है. The gaseous exchange becomes easier due to the thin moist membranes. The alveoli का जो सबसे main function है जो हमने आपको बताया कि it provides a very large surface area for the gaseous exchange so that large amount of oxygen reaches in the every tissue of our body. Also there is an extensive network of blood vessels, यानी कि ये भी बहुत highly richly supplied है blood vessels से, जो कि उसके सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं. सो इस तरह से भी ऑक्सीजन ब्लड से ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है. सो दिस इज हाउ द alveoli maximizes the area for the exchange of the gases.
अब यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि एल्वियोलाई को हमने कहा कि इट एनहांसेस द सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स. See how much it enhances this alveolar surface. अगर हम इसको स्प्रेड कर दें तो ये अबाउट 80 स्क्वायर मीटर को कवर कर लेगा. सो दिस मच surface area is enhanced by the alveoli.